हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे ज़ेटलमैन सिंड्रोम की। तो ज़ेटलमैन सिंड्रोम ये जो होता है वो जेनेटिकल मैलफॉर्मेशन एक डिजीज़ होता है। तो जनरली ये किडनी में होता है, रीनल में होता है, नेफ्रॉन में होता है। किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनका मैलफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें मरीज़ का कुछ इस तरीके से लक्षण आता है, इस तरीके से सिम्पटम आते हैं। और किडनी में ये जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का चित्र कुछ इस तरीके से, और नेफ्रॉन को हम लेबल कर सकते हैं इस तरीके से, जान और समझ सकते हैं। ये बामन कैप्सूल होता है इस तरीके से, सॉरी इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इस हिस्से को बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये नेफ्रॉन का जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ये बामन कैप्सूल होता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये डिसेंडिंग लूप होते हैं, या कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले होते हैं जो डिसेंडिंग होते हैं, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और यही जो होता है वो डैमेज हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में दो तरीके के चैनल चलते हैं गाइस, और ये जो दो तरीके के चैनल चलते हैं उसमें क्या क्या होता है कि देखिए, जो डीसीटी का जनरल फंक्शन होता है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जनरल फंक्शन होता है कि उसमें सोडियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। साथ में इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल। और इसमें ये जल का भी यानी कि H2O का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है। और इसमें एक और चैनल चलता है, TRPM6 ट्रांसपोर्टर चैनल चलता है। ये भी डिफेक्ट हो जाता है इस बीमारी में। ये आनुवंशिकी रूप से दोनों चैनल जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो TRPM6 ट्रांसपोर्टर चैनल होता है उसमें मैग्नीशियम आयन ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर इसमें रीअब्जॉर्प्शन सोडियम क्लोरीन का और जल का जो कम हो गया है, और साथ में इसमें मैग्नीशियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है ये भी डिफेक्ट हो गया है, तो मरीज़ में एक बीमारी विकसित होती है, आनुवंशिक रूप से बीमारी विकसित होती है जिसको बोलते हैं ज़ेटलमैन सिंड्रोम। डिफेक्ट हो जाता है, दोनों जो ट्रांसपोर्ट चैनल हैं दोनों के दोनों खराब हो जाते हैं आनुवंशिक रूप से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये गड़बड़ी आ जाती है आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली, जिसको कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक एरर। तो एम्ब्रियोनिक एरर की वजह से ऐसा होता है। और ज़ेटलमैन सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है कि इसमें बॉडी में ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है और जल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से। और जनरली जो साल्ट वेस्टिंग की बीमारी होती है उसका ये हॉलमार्क होता है कि उसमें ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है। उस तरीके से ऐसा मानते हैं कि उसमें ट्यूबुल डैमेज है। तो जो आप प्रोक्सिमल या जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल देख रहे हैं, डिस्टल और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स देख रहे हैं, इसमें जो होता है वो ट्यूबुल्स डैमेज हैं। तो इसका मतलब ये साल्ट वेस्टिंग डिजीज़ है, मतलब इसमें साल्ट से संबंधित है, यानी कि सोडियम क्लोरीन और जल और साथ में मैग्नीशियम, इनका जो चैनल होता है ये डिफेक्ट हो जाता है। और मरीज़ में कई तरीके के लक्षण आते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया, मरीज़ बार बार पेशाब करता है। और अगर ये बच्चा है तो इसमें बच्चे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार बार नैपकिन या उसका जो डायपर होता है बहुत ज़्यादा उसको बदलना पड़ता है, जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं। और ये फिटल स्टेज में भी होता है। फिटल स्टेज का मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी वक्त जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस वक्त ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं एंटीनेटल हिस्ट्री। तो एंटीनेटल हिस्ट्री की पहले से ये मौजूद होता है, बाद में ये विकसित होते जाता है। और उसमें कुछ लक्षण आते हैं मरीज़ में, जैसे मरीज़ में लक्षण आते हैं कि फेलियर टू थ्राइव, मरीज़ का जो भार होता है, जो उसका वेट गेन है वो नहीं होता, वो सही तरीके से उसका वज़न नहीं बढ़ता है। और साथ में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि मरीज़ में मतलब डायरिया जैसे सिम्टम नहीं आते, लेकिन बॉडी हमेशा अंदर में उसमें जल की कमी रहती है, इस तरीके से उसमें दिक्कत आती है। और साथ में अगर डिहाइड्रेशन ट्यूबुलर लेवल पे होता है तो मतलब साफ साफ होता है कि किडनी का जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब रेनिन और एल्डोस्टेरॉन बॉडी में बढ़ रहा है। और ज़ेटलमैन सिंड्रोम में यही होता है। और साथ में जो ज़ेटलमैन सिंड्रोम है इसमें इसको इस समय कहते हैं सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज़म्स, यानी कि इसमें पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो जाता है, मतलब कि पुअर क्राइंग पेशेंट करते हैं। और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जैसी कंडीशन आती है, यूरिनरी लॉस हो जाता है, इसमें से हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं। और इसमें जो पेशेंट में जो होता है लार्ज अमाउंट में यूरिन को पास करते हैं, मैग्नीशियम कम हो जाता है, मैग्नीशियम वेस्टिंग होता है। और ये होता है ड्यू टू काज ऑफ मैलफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर चैनल है मैग्नीशियम का वो डिफेक्ट हो जाता है। और जो मैग्नीशियम आयन अगर नॉर्मल रहता है तो PTH, यानी कि जो हाइपोथैलेमस में PTH है, जो पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, जो PTH का सिक्रीशन वो नॉर्मल करता है। अगर मैग्नीशियम ही कम हो जाएगा तो जो सिक्रीशन होता है PTH का वो भी कम हो जाएगा हाइपोथैलेमस से। और मैग्नीशियम आयन अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारी विकसित हो जाती है, क्योंकि जो PTH का सिक्रीशन कम हो जाता है और इसकी वजह से टिटेनी जैसे सिम्टम आने लगते हैं। और साथ में
जो मरीज़ को जांच करते हैं, अलग अलग एंगल से मरीज़ को जो जांच की जाती है गाइस, तो वो जैसे कि सीरम में इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखा जाता है, तो इसमें रिपोर्ट में सोडियम आयन कम रहेगा, पोटेशियम आयन कम रहेगा, यानी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और इस तरीके से सिम्टम होता है। और यूरिनरी ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो कम आएगी। 24 आवर में यूरिनरी में जो क्लोराइड को मेज़र करेंगे वो हाई रहता है। उसके बाद जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो काफ़ी कम होता है। और इसका ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकल मैलफॉर्मेशन होता है और इसमें चैनल डिफेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें कोई सर्जिकल या कंजर्वेटिव थेरेपी नहीं चलती है। और जैसे कि जनरली इसमें जो होता है, मरीज़ को ऐसे फूड सप्लीमेंट खाने के लिए कहा जाता है जिसमें पानी ज़्यादा हो, जिसमें वाटर ज़्यादा हो, और इस तरीके से मरीज़ को ऐसी चीज़ें फूड सप्लीमेंट दिया जाता है। और जनरली इसमें जो थायज़ाइड डायरेटिक्स का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन थायज़ाइड डायरेटिक्स का इस्तेमाल करने की वजह से कई तरीके के लक्षण आने लगते हैं, कई तरीके से टॉक्सिसिटी आने लगती हैं, जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है मरीज़ को, जो पोटेशियम हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाता है, मैग्नीशियम की वेस्टिंग होने लगती है, तो ये इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। तो इसका कोई बहुत ज़बरदस्त इलाज नहीं, कोई बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है, जो ये बीमारी होती है गाइज़। तो इसलिए इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।